Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 10th science second lesson number 5 हरित ऊर्जा की दिशा में। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया। अब हम लोग करने जा रहे हैं पार्ट 3। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के पहले आप लोग पार्ट 1 और 2 जरूर देखिए। पार्ट 1 और 2 का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जल विद्युत ऊर्जा। तो इसके पहले हम लोग ने पार्ट 1 में और पार्ट 2 में इस तरीके से देखा कि हम लोग कोयले के द्वारा भी विद्युत निर्माण कर रहे हैं, परमाणु ऊर्जा के द्वारा विद्युत निर्माण कर रहे हैं और प्राकृतिक गैस द्वारा विद्युत का निर्माण कर रहे हैं। तो इससे तो हमारे पास विद्युत आ जा रही है, लाइट वगैरह हमारे पास आ जाती है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान हो। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि ऐसा कोई विद्युत निर्माण हो जिससे कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। तो इसके पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि जो जल विद्युत है, पवन ऊर्जा है, तो ये सारी चीजों से क्या होता है कि हमारे पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा के द्वारा किस तरीके से हम बिजली का निर्माण कर सकते हैं, विद्युत का निर्माण कर सकते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए सही हो। ये जनित्र तो सब में था। जनित्र क्या करता है? विद्युत का निर्माण करता है और विद्युत ऊर्जा निर्माण होती है। तो इसके पहले हम लोग ने कोयले वाले में देखा तो भाप पर चलने वाला टरबाइन था। प्राकृतिक गैस में देखा तो वायु पे चलने वाला था। और ये किस पे चलेगा? ये पानी द्वारा चलने वाला टरबाइन रहेगा। टरबाइन, जनित्र और विद्युत ऊर्जा ये सब में पाया जाता है। तो अब आ गया स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार। तो पहले इसको समझ लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा युक्त पानी का भंडार का मतलब क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? कोई भी एक जगह है, वहां पे वो इकट्ठे होकर के रह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। जिस तरीके से अगर सपोज ये तालाब है, तालाब में पानी भर करके रखा गया है, तो वहां पे क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ पे देखो, बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा और संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा। मतलब अगर पानी बह रहा है तो गतिज ऊर्जा रहेगा और संचित पानी में कौन सी ऊर्जा रहेगी? स्थितिज ऊर्जा रहेगी। यह ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। यह ऊर्जा हमको बहुत पहले से मिलती आ रही है। जल विद्युत निर्मिती केंद्र में, जल विद्युत निर्मिती केंद्र में कौन कौन से? जलाशय में संचित पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिशील पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। जो जल विद्युत निर्मिती केंद्र है, तो उसमें क्या किया जाता है कि मतलब पानी से किस तरीके से विद्युत निर्माण किया जाता है? वो क्या किया जाता है? एक जलाशय है, मतलब एक तालाब वगैरह है, तालाब वगैरह में या कहीं पे भी जहां पे जलाशय में पानी इकट्ठा हुआ है, पानी की स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किसमें किया जाता है? पानी द्वारा गतिज ऊर्जा में किया जाता है। बहता हुआ गतिशील पानी पाइप द्वारा बांध की तली के पास लगाए हुए टरबाइन तक लेके आया जाता है। मतलब जो पाइप है, जो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी कहाँ पे लेके आया जाएगा? टरबाइन के पास में लेके आया जाएगा और उसकी गतिज ऊर्जा से टरबाइन घुमाए जाएंगे। जो इसकी पानी के द्वारा क्या किया जाएगा? टरबाइन को घुमाया जाएगा और टरबाइन से जुड़ा हुआ जनित्र घूमने से विद्युत का निर्माण करेगा। तो टरबाइन से जो भी जनित्र जुड़ा हुआ है उससे क्या निर्माण करेगा? विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा। जल विद्युत केंद्र के विविध चरण नीचे दिए गए आकृति में दर्शाए गए हैं। यहाँ देखो, स्थितिज ऊर्जा पानी का भंडार है। वो पानी का भंडार कहाँ पे आएगा? गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होकर के वो आएगा पानी में चलने वाला टरबाइन, और पानी द्वारा चलने वाले टरबाइन से जनित्र घूमेगा और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। यहाँ पे क्या होगा? पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है उसका रूपांतरण किस में हो जाएगा? बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा में। और जो बहते हुए पानी की गतिज ऊर्जा जो है वो किस में चले जाएगा? टरबाइन की गतिज ऊर्जा में। और टरबाइन की गतिज ऊर्जा जो है जनित्र का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण करती है। जल विद्युत केंद्र की रूपरेखा निम्नलिखित आकृति में दर्शाई गई। नीचे आकृति दी गई है। बांध की कुल ऊंचाई लगभग मध्य बिंदु से बी पानी एक मार्ग द्वारा टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। इस चीज को ध्यान में देना। देखो, ये क्या है? ये जनित्र है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा ये जनित्र है और यहाँ पे क्या लगाया गया है? टरबाइन लगाया गया है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? बांध है। बांध से पानी को इस तरीके से जब लेके गया गया तो टरबाइन को घुमाएगा। ये क्या करेगा? टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन को जब घुमाएगा तो ये जनित्र जो क्या करेगा? ये
विद्युत का निर्माण करेगा और यहाँ का विद्युत जो है पावर हाउस से होते हुए यहाँ पे लाइट का निर्माण करने का कार्य करता है। जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन नहीं होता। मतलब जो जल विद्युत केंद्र है, जो पानी से जो हम लोग बनाते हैं, उसमें कोई भी ईंधन को जलाया नहीं जाता। ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण नहीं होता है। तो जब इसमें कुछ चीज जलेगा ही नहीं तो प्रदूषण भी नहीं होगा। परंतु बड़े बांधों के कारण होने वाले का लोगों का विस्थापन, जो बड़े बड़े बांध है वहां पे जो है लोगों का विस्थापन होता है, और पानी में समा जाने वाला जंगल, उपजाऊ जमीन और पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर होने वाला परिणाम विपरीत होता है। इसमें क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे बांध के कारण होने वाला लोगों में विस्थापन, मतलब वहां पे लोग ज्यादा नहीं रहते हैं। पानी में समा जाने वाला जंगल, मतलब पूरे पानी में बेकार हो जाता है। उपजाऊ जमीन और पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर होने वाला विपरीत परिणाम पड़ता है। इन वजहों से जल विद्युत केंद्र का पर्यावरण स्नेही है या नहीं, यह हमेशा विवाद का विषय रहा है। इससे वायु प्रदूषण वगैरह नहीं होता, लेकिन वहां की जो आसपास की जो जमीनें हैं वो थोड़ी सी बेकार हो जाती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? तो इसमें क्या होता है कि जमीन में अगर जैसे कोई जमीन है, जमीन अगर बेकार भी अगर हो रही है तो पूरी तरीके से बेकार नहीं होगी, वहां पर कुछ ना कुछ निर्माण होगा। लेकिन वायु प्रदूषण से पूरे सजीव सृष्टि को नुकसान, और ये जो है ये अभी तक किसी ने पूरी तरीके से बता नहीं पाया कि ये पर्यावरण के लिए सही है या नहीं। जल विद्युत निर्मिति के कुछ लाभ, मतलब जो हम जल विद्युत निर्मिति करते हैं उसके क्या लाभ है। जल विद्युत केंद्र में किसी भी प्रकार का ईंधन का ज्वलन नहीं होता। क्या नहीं होता? ईंधन का ज्वलन नहीं होता, ईंधन जलता नहीं। अतः ईंधन के ज्वलन से होने वाला प्रदूषण नहीं होता। इसमें जो ज्वलन से प्रदूषण होता था, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से जो प्रदूषण होता था वो नहीं होता। जलाशय में पर्याप्त मात्रा में पानी का भंडार हो तो किसी भी समय विद्युत निर्मित संभव है। जलाशय में अगर पानी बराबर भरा हुआ है तो विद्युत निर्मिति किसी भी समय पे हम कर सकते हैं। और विद्युत निर्मिति करते समय बांध के पानी का उपयोग होने पर वर्षा द्वारा बांध पुनः भर जाता है। मतलब अगर एक बार अगर उसका पानी से हम लोग ने विद्युत निर्माण किया, फिर से जब वर्षा आएगी तो वो बांध फिर से भर जाएगा, जिसे यह विद्युत निर्मिति अखंडित हो सकती है। विद्युत निर्मिति ये जो है हरदम के लिए हो सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। बांध में संचित किए गए पानी के कारण बांध के पीछे की बहुत बड़ी जमीन पानी के नीचे आने के कारण कुछ गांव विस्थापित हो जाते हैं, मतलब वहां से चले जाते हैं। विस्थापित हुए लोगों को पुनर्वसन का प्रश्न निर्माण होता है, मतलब वहां पे लोग रहने लायक नहीं रह जाता। बहुत बड़े पैमाने पर उपजाऊ जमीन, जंगल पानी में समा जाते हैं, मतलब वहां की जमीन और जंगल उतने अच्छे नहीं होंगे। बहते हुए पानी का प्रवाह रोकने के कारण पानी में स्थित सजीव सृष्टि पर विपरीत परिणाम पड़ता है। अगर बहता हुआ पानी हम रोकते हैं तो उसके अंदर के जो सजीव है, मछलियां हैं और जो भी पानी में रहने वाले सजीव हैं उनके ऊपर भी इसका परिणाम पड़ता है। क्या आप जानते हैं भारत के कुछ प्रमुख जल विद्युत केंद्र व उनके निर्माण करने की क्षमता? उत्तराखंड के टेहरी में 2400 मेगावाट आता है। महाराष्ट्र के कोयना में 1960 मेगावाट, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में 1670 मेगावाट और हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकरी में 1500 मेगावाट इतनी विद्युत निर्माण किया जाता है। ये देखो, ये हमारे महाराष्ट्र का कोयना बांध बताया गया है यहाँ पे। अब आ गया पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिति, वाइंड एनर्जी। बहती हुई हवा में होने वाली गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करके उसके द्वारा पानी खींचना। मतलब जो गतिज ऊर्जा है, बहती हुई हवा में क्या रहेगा? गतिज ऊर्जा रहेगा। गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करके पानी खींचना, अनाज पीसना, ऐसे कामों में पवन ऊर्जा का उपयोग प्राचीन काल से ही किया जाता है। ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा भी निर्मित की जा सकती है। पवन ऊर्जा का भी निर्माण करके हम लोग क्या कर सकते हैं? विद्युत ऊर्जा का भी निर्माण किया जा सकता है। बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? पवन चक्की कहते हैं। इसमें लगे टरबाइन के पातों को बहती हवा से टकराने से टरबाइन की पत्तियां जो होती हैं वो घूमने लगती हैं। टरबाइन का अक्ष, गति बढ़ाने वाला गियर बॉक्स
के द्वारा जनित्र से जुड़ा होता है। देखो यहाँ पे भी जनित्र आ गया, तो जनित्र किससे जुड़ा रहेगा? टरबाइन से जुड़ा रहेगा। और घूमते हुए पातों को जनित्र घुमाता है, मतलब जो टरबाइन है, टरबाइन का जो पत्तियां हैं, ब्लेड्स है, उसको टरबाइन घुमाएगा और विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित होने के चरण नीचे दिए गए अनुसार में दर्शाया गया है। यहाँ पे पवन चक्की द्वारा देखते हैं किस तरीके से है। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये हवा आ रही है, और ये क्या है? ये पवन चक्की है। ठीक है, ये क्या है? पवन चक्की। पवन चक्की ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेगा, और ये घूमने के बाद में यहाँ पे गियर बॉक्स लगा है। गियर बॉक्स में एक यहाँ पे आएगा, जनित्र में जाएगा, और जनित्र से इलेक्ट्रिक पैदा हमारी होगी। यहाँ पे टरबाइन वगैरह रहेगा, टरबाइन से जनित्र में जाएगा, जनित्र से यहाँ पे विद्युत निर्माण होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है? विशिष्ट वेग से बहने वाली हवा, जो ये हवा है, ये क्या करता है? ये घुमाता है। पवन द्वारा घूमने वाले बड़े पाथ वाला टरबाइन, टरबाइन से वो कहाँ पे जाएगा? जनित्र में जाएगा, जनित्र से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा। तो टरबाइन, जनित्र और विद्युत ऊर्जा आपको सब में मिलने वाला है। फिर पवन ऊर्जा से विद्युत निर्मित के विविध सोपान में क्या है? पवन ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में क्रमशः होने वाला ऊर्जा रूपांतरण नीचे दी गई आकृति में दिखाया गया है। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, बहते हुए पवन की गतिज ऊर्जा जो है टरबाइन की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है, और उससे टरबाइन से जनित्र में जाकर के विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण या विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, 1 किलोवाट से भी कम क्षमता लेकर के 7 मेगावाट मतलब 7000 किलोवाट तक की क्षमता वाले पवन विद्युत निर्मित यंत्र उपलब्ध है। पवन विद्युत निर्मित का 1 किलोवाट से लेकर के 7000 किलोवाट तक का पवन ऊर्जा निर्मित केंद्र है। जिस स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है, वहां उपलब्ध होने वाली हवा के वेग के अनुसार विशिष्ट क्षमता वाले यंत्र लगाए जाते हैं। मतलब जहां पे ज्यादा हवा चलती है, वहां पे विद्युत निर्माण होगा, और वहां पे हवा के वेग के अनुसार विशिष्ट क्षमता वाले यंत्र लगाए जाते हैं, मशीनें लगाई जाती हैं। किसी स्थान पर पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा निर्मित के लिए आवश्यक वेग की हवा के उपलब्ध होना वहां की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। समुद्री किनारों पर हवा की गति अधिक होने से वह क्षेत्र पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने के लिए योग्य होता है। समुद्र के किनारे पर जो हवा की गति होती है, उससे जो है पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण बहुत ही अच्छा होता है। पवन ऊर्जा यह एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा क्या है? एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, परंतु पवन चक्की की सहायता से विद्युत निर्मित के लिए आवश्यक विशिष्ट वेग की हवा सर्वत्र उपलब्ध नहीं रहती, हरदम ये उपलब्ध नहीं रहता, अतः इनका उपयोग सीमित होता है। जब हवा रहेगी तो ही इसका उपयोग कर सकते हैं, जब हवा नहीं रहेगी तो इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमको घर में यूज करना रहेगा तो 100 फीट तक हम लगा सकते हैं। पवन ऊर्जा का प्रकल्प अगर हमको कहीं पे पहाड़ वगैरह पे लगाना रहेगा तो 4000 फीट तक लगा सकते हैं, और सागर के किनारे अगर लगाना रहेगा तो 700 फीट तक इसकी लंबाई हम लोग लगा सकते। हम लोग ने जल का देख लिया, जल के बाद में पवन का देखा, अब हम लोग सौर ऊर्जा पर देखते हैं, जो सूर्य प्रकाश की रोशनी के सहायता से किस तरीके से विद्युत केंद्र किया जा सकता है। सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत केंद्र, सोलर एनर्जी, सूर्य किरणों में समाविष्ट प्रकाशीय ऊर्जा के उपयोग से 2 प्रकार से विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। मतलब जो सूर्य की किरण है, वो 2 प्रकार से हम लोग ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। ऊपर अभ्यास की गई प्रत्येक पद्धति में किसी न किसी ऊर्जा स्रोत की सहायता से जनित्र घुमा करके, हम लोग हरदम क्या करते थे, कोई किसी न किसी का उपयोग करके जनित्र, जनरेटर को घुमाया जाता था, विद्युत ऊर्जा की निर्मित की जाती थी। परंतु सूर्य की किरणों में समाविष्ट ऊर्जा का उपयोग करके जनित्र का उपयोग न करते हुए सीधा विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। इसमें क्या है, ये सौर ऊर्जा वाला ये इस तरीके से है, इसमें जनित्र का उपयोग हमको नहीं करना रहेगा, हम डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इस सिद्धांत का उपयोग न करके भी विद्युत निर्मित की जा सकती है, और ये सौर क्षेत्र में घटित होता है। सौर विद्युत से क्या होता है, सोलार सेल जो है सूर्य की किरणों को प्रकाशीय ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। जो सौर सेल होता है, जो सोलार सेल होता है, वो क्या करता है, सोलार सेल सूर्य के प्रकाश में आने पे ही विद्युत सेल का निर्माण सीधा विद्युत ऊर्जा में कर देता है। और दूसरा है
सूर्य की किरणों के प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण उष्मीय ऊर्जा करके उसके द्वारा टरबाइन की सहायता से जनित्र घुमा करके विद्युत ऊर्जा का निर्मित की जाती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सौर विद्युत सेल वाला। ये देखो सीधा क्या है, सूर्य की किरणों का प्रकाशीय ऊर्जा है, फोटोवोल्टाइक परिणाम होता है, सीधा दिष्ट विद्युत ऊर्जा आ जाती है। दिष्ट विद्युत ऊर्जा मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है वो आ जाती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सौर विद्युत सेल जो है, सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। सौर विद्युत सेल सूर्य की किरणों की प्रकाशीय ऊर्जा का रूपांतरण सीधे विद्युत ऊर्जा में करता है। सीधा कहाँ पे करता है, विद्युत ऊर्जा में इसका रूपांतरण कर देता है। इस क्रिया को फोटोवोल्टाइक परिणाम या फोटोवोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। इस प्रकार के ऊर्जा का रूपांतरण से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या दिष्ट डीसी शक्ति होती है। दिष्ट शक्ति मतलब डीसी शक्ति होती है के रूप में उपलब्ध होती है। सौर विद्युत सेल अर्धवाहक इस विशिष्ट प्रकार सौर विद्युत सेल अर्धवाहक सेमीकंडक्टर इस विशिष्ट प्रकार के पदार्थ से मतलब सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होगा, सिलिकॉन से। सिलिकॉन का 1 वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर ऐसा और 1 सेंटीमीटर इतना। ये जो इतना ये भाग है उसमें हमको कितना मिलेगा, 30 मिली एम्पियर और विद्युत धारा मिलेगी और 0.5 वोल्ट इतना विभवांतर प्राप्त होगा। सिलिकॉन के एक सौर विद्युत सेल का लगभग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऐसे पे 100 सेंटीमीटर और ऐसे पे 100 सेंटीमीटर अगर ये रहेगा तो 3 एम्पियर जो है हमारा विद्युत धारा मिलेगा और 0.5 वोल्ट जो है इसका विभवांतर प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, सौर सेल से प्राप्त होने वाला विभवांतर उसके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं होता। उसके जो विभवांतर प्राप्त होता है वो उसके क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर नहीं होता, वो डायरेक्ट। यहाँ पे देखो ये क्या है, सौर सेल है, ठीक है। तो सौर सेल को किस तरीके से जोड़ा गया है, देखो सौर सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, ये क्या है प्लस है, मतलब यहाँ पे भी ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो यहाँ से एक प्लस एक माइनस को इस तरीके से जोड़ा गया है और इसको कैसे जोड़ा गया है, ये पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है इसको। पैरेलल कनेक्शन में ये इस तरीके से जोड़ा जाए। यहाँ पे देखते हैं आकृति 5.23 दर्शाया अनुसार दो सौर सेल श्रेणी क्रम से एक दूसरे से जोड़ने पर उनमें प्राप्त होने वाला विभवांतर ये दोनों सेलों के विभवांतर के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये जो दोनों सेल जुड़े गए हैं इसके विभवांतर के बराबर होगा, परंतु इस प्रकार के समायोजन से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा केवल एक सेल से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के बराबर होगी। इसमें क्या होगा, जो इसका वैल्यू रहेगा, जो इसका विभवांतर रहेगा वही इसका रहेगा। अर्थात श्रेणी क्रम से जोड़ने पर विद्युत धारा का योगफल नहीं होता, इसमें योगफल नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 5.24 में 5.24 मतलब अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, दर्शाया अनुसार दो सौर सेलों को समांतर क्रम से जोड़ने पर उसका प्राप्त होने वाली विद्युत धारा यह दोनों सेलों से प्राप्त होने वाली विद्युत धारा के योगफल के बराबर होती है। इसमें भी योगफल के बराबर होगा, परंतु इस प्रकार के समायोजन से प्राप्त होने वाला विभवांतर केवल एक सेल से प्राप्त होने वाले विभवांतर के बराबर। इसमें क्या था, इसमें बराबर नहीं था, इसमें विभवांतर क्या रहेगा, उसका बराबर होगा। अर्थात समांतर क्रम में जोड़ने पर विभवांतरों का योगफल नहीं होता और समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका विभवांतर का योगफल हम नहीं करते। अब यहाँ पे आ गया, ये देखो ये एक बहुत बड़ा सौर पैनल है। सौर पैनल को हर एक सौर पैनल को जोड़ा गया है। देखो यहाँ से माइनस में आ रहा है, माइनस से ये इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करके इस तरीके से जोड़ा, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे जोड़ते हुए यहाँ पे आएगा, ये प्लस में आ जाएगा। फिर ये इस तरीके से जोड़ा जाता है सौर पैनल को। इस प्रकार से अनेक सौर विद्युत सेल श्रेणी क्रम व समांतर क्रम समायोजन द्वारा जोड़ करके हम अपेक्षित विद्युत धारा वाले सौर पैनल बनाए जाते हैं। मतलब इससे क्या बनाया जाता है, सौर पैनल बनाया जाता है। उदाहरणार्थ किसी सौर पैनल में प्रत्येक 100 मीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल वाले 36 सौर सेल श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ने पर कुल विभवांतर 18 वोल्ट और विद्युत धारा 3 एम्पियर मिलती है। ऐसे अनेक पैनल एकत्र कर बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। मतलब ऐसे सौर पैनल को जोड़ करके बहुत बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। उत्तम सौर विद्युत सेल की कार्यक्षमता करीब 15% होती है।
जो उत्तम सौर विद्युत सेल रहेगा उसकी कार्य क्षमता कितनी रहेगी, 15% रहेगा। अर्थात किसी सौर पैनल को सूर्य प्रकाश से 100 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी प्रकाश शक्ति हो तो उस पैनल द्वारा मिलने वाली विद्युत 15 वाट होगी। ऐसे अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें अपेक्षित उतनी विद्युत धारा और विभवांतर प्राप्त कर सकते हैं। आकृति 5.26 में दर्शाए अनुसार सौर सेल यह सौर विद्युत केंद्र का मूलभूत घटक है। अनेक सौर सेल एक साथ जोड़ने पर सौर पैनल बनते हैं। देखो यहाँ पे एक सौर सेल है, ये एक पैनल है, ये भी पैनल है और ये भी पैनल है। तो इसको क्या किया गया, देखो ये लंबाई में जोड़ा गया है, ऐसे ऐसे करके 4 एक साथ में जोड़े गए हैं और ये 4 से सीधा ये 8 किया गया। मतलब एक से ज्यादा इसमें सौर पैनल जोड़े जाते हैं। अनेक सौर पैनल श्रेणी क्रम में समायोजित करने पर स्ट्रिंग्स बनते हैं। स्ट्रिंग बनते मतलब एक दूसरे से, देखो यहाँ पे इस तरीके से ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और अनेक स्ट्रिंग समांतर क्रम में समायोजित करने पर सौर एरे बनता है। ये जो ये बना है ये क्या है, सौर एरे बना है। इस प्रकार के सौर सेलों द्वारा चाहिए उतनी विद्युत शक्ति उपलब्ध हो सकती है। इसी तरीके से जितने हम सौर पैनल्स लगाएंगे उतना शक्ति उत्पन्न होगा, उतना विद्युत निर्माण होगा। अतः कम विद्युत शक्ति वाले यंत्रों से लेकर के, उदाहरण कम में कौन है, सौर सेलों पर चलने वाला गणन यंत्र। गणन यंत्र मतलब कैलकुलेटर। मेगावाट शक्ति वाले सौर विद्युत निर्मित केंद्रों में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारे कैलकुलेटर का गणन यंत्र मतलब कैलकुलेटर, अगर गणन यंत्र कैलकुलेटर को बैटरी उसकी चली गई है तो आप लोग उसको सूर्य प्रकाश की रोशनी में रख करके कुछ समय के बाद में वो अपने आप उसकी शक्ति वापस आ जाती है। सौर सेल से मिलने वाली विद्युत शक्ति या दिष्ट होने के कारण जो विद्युत यंत्र दिष्ट मतलब डीसी करंट होती है विद्युत शक्ति पर चलते हैं, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड जो हमारे एलईडी बल्ब होते हैं। आधारित विद्युत बल्ब एलईडी का जो बल्ब है उस जगह पर ऊर्जा सीधे उपयोग में लाई जाती है। यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है उससे हम लोग एलईडी बल्ब वगैरह चला सकते हैं, परंतु सौर सेल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा केवल सूर्य प्रकाश उपलब्ध होने पर ही बनती है। सौर प्रकाश की जो ऊर्जा होती है वो क्या होता है, सूर्य प्रकाश के उपलब्ध होने पर ही बनती है। यदि ऊर्जा अन्य समय पर उपयोग में लानी हो तो विद्युत सेल में संचित करनी पड़ती है। जो सौर ऊर्जा है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल में उसको इकट्ठा करके रख भी सकते हैं, बैटरी में उसको इकट्ठा करके रख सकते हैं। परंतु हमारे घरों में और औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग में लाए जाने वाले अनेक उपकरण ये एसी विद्युत शक्ति पर चलते हैं। जो हमारे घर में यूज होता है वो क्या होता है, अल्टरनेट करंट पे यूज होता है, एसी करंट पे यूज होता है। ऐसे समय पर सौर सेल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण इन्वर्टर या इलेक्ट्रॉनिक यंत्र द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति में किया जाता है। तो ये हमको कौन सा करंट मिलता है, डीसी करंट मिलता है। तो जो डीसी करंट मिलता है, डीसी करंट को एसी करंट में रूपांतरित करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, हमको इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो सौर सेल से विद्युत सेल में गया, विद्युत सेल तो बन गया, मतलब हमारा डीसी बन गया। जो डीसी बनेगा, डीसी का इन्वर्टर में यूज करके हम लोग एसी पर चलने वाला उपकरण इसको चला सकते हैं। यही चीज है सौर सेल द्वारा निर्मित विद्युत ऊर्जा इन्वर्टर द्वारा एसी शक्ति में रूपांतरित। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही चीज हो रहा है। ये प्रकाश का ऊर्जा है, मतलब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश है और ये सारे क्या लगे हैं, सौर के पैनल लगे हुए हैं और सौर के पैनल से यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का निर्माण हो रहा है, विद्युत का निर्माण। अनेक सौर पैनल एकत्र जोड़कर के अपेक्षित विद्युत ऊर्जा निर्मित की जाती है। नीचे दी गई आकृति दर्शाए अनुसार ऐसे अनेक पैनलों द्वारा निर्माण की गई डीसी शक्ति इन्वर्टर के माध्यम से एसी शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। ये क्या किया, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा है। इसके लिए क्या लगता है, ट्रांसफार्मर लगता है। ट्रांसफार्मर की सहायता से यह शक्ति आवश्यक उतने विभवांतर और विद्युत धारा के रूप में विद्युत वितरण जाल में वितरित किया जाता है। मतलब विद्युत वितरण जाल में जो हमारे जहां से हमारे विद्युत आती है उसमें रूपांतरित किया जाता है। ऐसे सौर विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा 5.28 में दी गई है। यहाँ पे देखो, सौर प्रकाश से एकत्रित करने वाले परावर्तक, ये सूर्य प्रकाश आ रही है। सूर्य प्रकाश को क्या किया जा रहा है, एकत्रित सूर्य प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक करता है और इस पे क्या होगा, वाष्प पर चलने वाला टरबाइन बनेगा और फिर यहाँ पे क्या होगा, विद्युत जनित्र बनेगा और यहाँ से विद्युत का निर्माण होगा।
इसी प्रकार ऊर्जा निर्मित होते समय किसी भी प्रकार के ईंधन का ज्वलन न होने के कारण किसी भी प्रकार का प्रदूषण न होते हुए विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब इसमें भी किसी प्रकार का ज्वलन नहीं होता, प्रदूषण नहीं होता, सीधा ऊर्जा निर्माण होती है। परंतु सूर्य का प्रकाश केवल दिन में ही उपलब्ध होने के कारण विद्युत सेल केवल दिन में ही विद्युत निर्मित कर सकता है। अब यहाँ पे देखो सौर ऊष्मीय केंद्र, तो कोयला, परमाणु ऊर्जा, इनसे ऊष्मीय प्राप्त करके विद्युत निर्मित की जाती है। यह हमने देखा, मतलब कोयला का देखा, परमाणु ऊर्जा का देखा। ऐसी ही ऊष्मीय ऊर्जा सूर्य प्रकाश से प्राप्त करके विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और सौर ऊष्मीय विद्युत केंद्र के विविध चरण नीचे दी गए आकृति में दर्शाए गए हैं। देखो यहाँ पे सूर्य प्रकाश एकत्रित करने के लिए परावर्तक, मतलब सूर्य प्रकाश की रोशनी से हम लोग कर रहे हैं। फिर एकत्रित सूर्य प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करने के लिए अवशोषक है। यहाँ पे सौर पैनल लगाया जाता है। सौर पैनल से वाष्प पर चलने वाला टरबाइन बनेगा, और जब वाष्प पर चलने वाला टरबाइन बनेगा तो वो विद्युत जनित्र में कनेक्ट होगा टरबाइन, और वो विद्युत ऊर्जा निर्माण करेगा। ये टरबाइन है, ये जनित्र है, और जनित्र से ये पावर ग्रिड पे जा रहा है। तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे कूलिंग टावर लगा हुआ है। कूलिंग टावर का मतलब वो पानी वाला भाप के हिसाब से, तो ये जो भाप बनेगा, ये उष्मा से भाप जो बनेगा वो यहाँ पे भाप बन करके टरबाइन में आएगा, और जो बाकी हुआ पानी रहेगा वो यहाँ पे जाएगा। और यहाँ पे पानी गर्म किससे करेगा? ये सूर्य प्रकाश की रोशनी से ये गर्म करेगा। और जब सूर्य प्रकाश की रोशनी से गर्म करेगा, यहाँ से भाप बनेगा, और भाप बन करके वो टरबाइन में जाएगा, टरबाइन से जनित्र में जाएगा, जनित्र से पावर का निर्माण करेगा। आकृति 5.27 में दर्शाए अनुसार सूर्य किरणें परावर्तित करके अनेक परावर्तकों का उपयोग करके सूर्य किरणों को एक अवशोषक पर केंद्रित करती है। सूर्य किरणों को क्या करती है? एक अवशोषक पे केंद्रित करती है, जिससे उष्मा का निर्माण होता है। और वहां पे क्या होता है? उष्मा का निर्माण होता है। इस उष्मा की सहायता से पानी को वाष्प में रूपांतरित करके टरबाइन और टरबाइन द्वारा जनित्र घुमाया जाता है। और इसका पानी का जो है भाप में रूपांतरित करके क्या किया जाता है? टरबाइन और भाप का इस्तेमाल करके टरबाइन को घुमाया जाता है और जनित्र को घुमाया जाता है, और विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और इससे क्या किया जाता है? विद्युत ऊर्जा का निर्माण। अब हमको हरदम याद क्या रखना है? टरबाइन, जनित्र और पावर ग्रिड, ये हमारा सब में है। क्या आप जानते हैं विश्व में ऊर्जा निर्मित के लिए उपयोग में लाया जाने वाला ऊर्जा स्रोत कोयला जो है पूरे विश्व में 41% यूज होता है, भारत में 60%। प्राकृतिक गैस जो है पूरे विश्व में 22% है, और भारत में 8%। जल विद्युत जो है पूरे विश्व में 16% है, भारत में 14%। परमाणु ऊर्जा जो है पूरे विश्व में 11% है, भारत में 2%। पेट्रोलियम जो है पूरे विश्व में 4% है, भारत में 0.3%। नूतनीकरण क्षम स्रोत जो पवन विद्युत है, सौर विद्युत है, पूरे विश्व में 6% है, और भारत में 15%। कोयला का इस्तेमाल देखा जाएगा भारत में ज्यादा है, और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का भारत ज्यादा है। तो दोस्तों आज हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त हुआ।